वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट फाइनेंस, यूनिट 5, टॉपिक 2, इवेल्युएशन ऑफ एन एक्विजिशन, टेक ओवर एंड मर्जर। कैसे एक कंपनी एक्विजिशन करती है, उसको अपने अंदर संभाल लेती है, कैसे एक कंपनी जुड़ती है, ठीक, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मर्जर, सबसे पहले देख लेते हैं मर्जर। विलयन या एकीकरण क्या होता है। मर्जर का सीधा सा मतलब है दो या दो से अधिक कंपनी का आपस में मिलकर एक हो जाना। इसके मुख्य तरीके, ठीक है, इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला है एब्जॉर्प्शन, संविलयन। इसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को पूरी तरह से अपने अंदर मिला लेती है, एक कंपनी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और दूसरी की बचती है। एग्जाम्पल, मान लो ये ए कंपनी है, ठीक, और ये बी कंपनी, ठीक। ए कैसी कंपनी है? बिग कंपनी, बिग कंपनी। बी कैसी कंपनी है? स्मॉल कंपनी, ठीक, स्मॉल कंपनी। तो ये जो स्मॉल कंपनी है, इस कंपनी को ये ए बड़ी कंपनी क्या कर लेती है? खरीद लेती है, परचेज कर लेती है, जिससे इसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाता है और दूसरी कंपनी बची रहती है। दूसरी कंपनी क्या रहती है? बची रहती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कंसोलिडेशन, संघनन। इसमें दो या दो से अधिक कंपनियां मिलकर पूरी तरह से एक नई कंपनी बनाती है, पुरानी दोनों कंपनियों का नाम खत्म हो जाता है। कैसे? आपने वोडाफोन और आइडिया का नाम सुना ही होगा, ठीक। इसमें दो या दो से अधिक कंपनी मिलकर, वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों मिलकर एक नई कंपनी बनाते हैं। कौन सी कंपनी? वीआई कंपनी बनाते हैं, ठीक है। तो इनका अस्तित्व खत्म हो गया, इनका भी अस्तित्व खत्म हो गया, बचा कौन? वीआई, ठीक। पुरानी दोनों कंपनियों का नाम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन कहलाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मर्जर के प्रकार। मर्जर के प्रकार, टाइप्स ऑफ मर्जर। डॉक्यूमेंट में विलय के 4 प्रकार बताए गए हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर, क्षैतिज विलय, जब एक ही तरह के काम करने वाली दो कंपनियां आपस में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। जैसे कि दो अलग अलग सुपरमार्केट, दो अलग अलग सुपरमार्केट क्या होती है? ऐड होती है, जुड़ती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं, ताकि इनका मार्केट में कब्जा हो सके, ठीक। दो सुपरमार्केट आपस में मिलेंगे तो इनको बना बनाया कस्टमर भी मिल जाएगा, ठीक। मर्जर होने से क्या होता है? ऑप्शंस कम बचते हैं, ऑप्शन नहीं मिल रहता, आपको करना ही पड़ेगा। वर्टिकल मर्जर, लंबवत विलय, जब ऐसी दो कंपनियां मिलती हैं जो एक दूसरे के पूरक, सप्लीमेंट्री हो, यानी एक कच्चा माल बनाती हो और एक दूसरी फाइनल प्रोडक्ट। मान लो एक कंपनी ए है जो फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, फाइनल गुड्स बनाती है, और एक कंपनी क्या है? बी है, जो सिर्फ लीफ तोड़ने का काम करती है, और लीफ तोड़ के क्या करती है? इस कंपनी में सप्लाई करती है, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जो आपने इको फ्रेंडली लीफ देखा होगा ना आपने, ठीक, वो ये कंपनी बनाती है, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, प्लस होते हैं, ठीक, जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? वर्टिकल मर्जर कहते हैं। जिससे जब ये कंपनी मिलती है तो इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है, इसका भी काम हो जाता है, ये गांव-गांव जाके पत्ते चुन चुन के तोड़ के लेके आते हैं और इस कंपनी को सप्लाई कर देते हैं। तो ये आपस में, इनको जो भी प्रॉफिट होता है ये आपस में बांट लेते हैं, ठीक। इसे क्या कहते हैं? वर्टिकल मर्जर कहते हैं।
सर्कुलर मर्जर, इसमें उत्पाद अलग होते हैं लेकिन उन्हें बेचने का तरीका, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक ही होता है। जैसे कि जो चाय पत्ती बनाने वाली कंपनी है और एक बैटरी बनाने वाली कंपनी, ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बेचने का जो चैनल है वो एक ही रहता है। कौन सा? ग्रोसरी स्टोर। इनके जो बेचने का जो चैनल होता है वो एक ही रहता है, क्योंकि ग्रोसरी स्टोर में आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो एक कंपनी बनाती है। जैसे जो कंपनी चाय पत्ती भी बनाती है और एक कंपनी बैटरी भी बनाती है, घड़ी में डालने वाली बैटरी, जो दीवाल घड़ी होती है उसमें डालने वाली बैटरी, ठीक। तो वो चीज़ें एक ही जगह क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक। नेक्स्ट, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर, जब दो बिल्कुल अलग इंडस्ट्री वाली कंपनियां आपस में मिलती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाटा एंड रिलायंस। ये कंपनी क्या बनाती है, कपड़े से लेकर नमक बनाती है, और ये कंपनी टेलीकॉम से लेकर सॉफ्टवेयर बनाती है। ये दोनों जब मिलते हैं तो आपस में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। इसे हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं, ठीक। इनका मार्केट में कब्जा हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कंपनियां मर्जर क्यों करती है, रीजन फॉर मर्जिंग। इसके पीछे सबसे बड़ा सिद्धांत है साइनर्जी, सामूहिक क्षमता। सिनर्जी का मतलब है कि हम 3+3 6 नहीं बल्कि 6 से ज़्यादा होते हैं। यानी जब दो कंपनियां आपस में मिलती हैं तो उनकी ताकत दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक। जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा बनाती है एक कंपनी, ये कंपनी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाती है, और एक बी कंपनी है जो मार्केटिंग बहुत अच्छा करती है, और ये कंपनी आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट है, जब ये दो कंपनी आपस में मिलती है तो इनकी ताकत क्या हो जाती है, दोगुनी से भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक। अगर ये सिंगल कंपनी मार्केटिंग करने जाए तो उतना प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी जितना ये ऐड होकर कमा पाएंगी, ठीक। चलिए इसके कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं। बड़ी कंपनी के फायदे, इन्हें एकदम से बना बनाया मार्केट और कस्टमर मिल जाते हैं, इजी एंट्री, कंपटीशन कम हो जाता है, और टैक्स में कई तरह की छूट मिल जाती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक बड़ी कंपनी फेसबुक, मेटा ने क्या किया, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को खरीद लिया रातों रात। फेसबुक ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को रातों रात खरीद लिया, जिसकी वजह से इसको कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। एक तो टैक्स में कई तरह की छूट मिल गई, दूसरी इसको बना बनाया क्या मिल गया, मार्केट मिल गया, और दूसरी चीज़ इनका कंपटीशन भी ख़त्म हो गया। इनका कंपटीशन है ही नहीं, व्हाट्सएप के अलावा कुछ और है क्या, इंस्टाग्राम के अलावा कुछ और है क्या कि इसका कॉम्पिटिटर हो। तो ये फ़ायदा होता है जब कोई भी कंपनी मर्ज होती है, कंपनियां मर्ज करती हैं, उनका फ़ायदा ये होता है कि उनको बना बनाया क्या मिल जाता है, मार्केट मिल जाता है, ठीक। अब देख लेते हैं छोटी या डूबती कंपनी के फायदे। जो कंपनी लगातार घाटे में जा रही हो उसे बंद होने से, लिक्विडेशन से बचाया जा सकता है। बीमार कंपनी सुरक्षित हाथों में चली जाती है और कर्मचारियों की नौकरी बच जाती है। जैसे कि हम बात करें एयर इंडिया लगातार लॉस में जा रही थी, ठीक। तो एयर इंडिया लगातार लॉस में जा रही थी, तो इसको किसने खरीद लिया, टाटा ग्रुप में खरीद लिया। टाटा ग्रुप ने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब एयर इंडिया कहाँ चली गई, सुरक्षित हाथों में चली गई, और ये कंपनी डूबने से बच गई, ठीक। और इनमें जो कर्मचारी थे उनकी नौकरी जाने से भी बच गई। तो ये होता है डूबती कंपनी के फायदे, ठीक। कंपनियां मर्ज करती हैं, ये फायदा होता है। आगे चलते हैं। एक्विजिशन,
या टेक ओवर, अधिग्रहण क्या है? जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और उस पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेती है तो उसे अधिग्रहण कहते हैं। इसमें खरीदी गई कंपनी अपनी अपनी आज़ादी खो देती है। जैसे कि हम बात करें, पहला पॉइंट फ्रेंडली टेक ओवर, मित्रवत अधिकार। जब दोनों कंपनियों के मालिक आपसी सहमति से सौदा करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी मर्जी से शेयर होल्डर को कंपनी बेचने की सलाह देते हैं। ठीक, जैसे हम बात कर लेते हैं, वॉलमार्ट ने किसको खरीद लिया? फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। ठीक, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया और फ्रेंडली टेक ओवर है, मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से, मतलब इसका जो मालिक है वो भी इसके खिलाफ नहीं था, मतलब कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें भी, और फ्लिपकार्ट के मालिक को भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये होता है फ्रेंडली टेक ओवर, जो बिना किसी नुकसान, बिना किसी भेदभाव के टेक ओवर किया जाता है। ओके, अब देख लेते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर, आक्रामक अधिकार। जब कोई कंपनी जबरदस्ती किसी दूसरी कंपनी को खरीदना चाहती है, इसमें टारगेट कंपनी का बोर्ड मना कर देता है, लेकिन फिर भी खरीदने वाली कंपनी सीधे शेयर होल्डर्स से शेयर खरीद कर कब्जा कर लेती है। एग्जाम्पल में देखिए, आपने इलन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। इलन मस्क ने क्या कर लिया था? ट्विटर खरीद लिया था। हुआ ये था कि ट्विटर के जो बोर्ड के, ट्विटर का जो मालिक था वो ट्विटर बेचने से मना कर दिया था कि मुझे आपको ट्विटर नहीं बेचना है। लेकिन एलन मस्क ने क्या चालाकी चली, देखो, जो ट्विटर के शेयर होल्डर्स थे उनको हाई प्रॉफिट देने का, उनको मतलब उनके शेयर पर दुगना पैसा देकर ट्विटर का शेयर खरीद लिया और उनको ट्विटर का कब्जा मिल गया। ठीक है, उनको क्या मिल गया? ट्विटर का कब्जा मिल गया। जबरदस्ती उन्होंने क्या कर लिया? ट्विटर को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जो अब ट्विटर एक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रिवर्स टेक ओवर, विपरीत अधिकार। यह एक अनोखा तरीका है जिसमें एक छोटी प्राइवेट कंपनी किसी बड़ी पब्लिक कंपनी को खरीद लेती है। जैसे कि हम बात करें आईसीआईसीआई लिमिटेड, ये सन 1990 की बहुत बड़ी कंपनी थी, बिग कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी। जो कंपनीज में जो प्रोजेक्ट होते थे, बड़ी बड़ी कंपनी उसको क्या दिया करते थे? लोन दिया करते थे, फाइनेंशियली हेल्प किया करते थे। ठीक, ये कंपनी क्या है? पेरेंट कंपनी है, पेरेंट एंड मेन कंपनी। ठीक, अब आईसीआईसीआई लिमिटेड ने क्या किया? इन्होंने सोचा कि एक सब्सिडरी खोल देते हैं, छोटी कंपनी खोल देते हैं। तो इन्होंने चालू किया आईसीआईसीआई बैंक। ठीक, छोटा सा सब्सिडरी खोल दिया इन्होंने, और उस आईसीआईसीआई लिमिटेड ने इस कंपनी को क्या कर दिया? शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया। शेयर मार्केट में लिस्टेड कर दिया। ठीक, अब आईसीआईसीआई जो लिमिटेड थी वो क्या कर लिया? इस छोटी कंपनी में जाकर विलय कर लिया, मतलब मर्ज हो गया। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे हम? रिवर्स टेक ओवर करेंगे। जबकि करना ये चाहिए था, ये बड़ी कंपनी इस छोटी कंपनी को खरीदना चाहिए था, लेकिन ये आईसीआईसीआई बैंक छोटी कंपनी बड़ी कंपनी को खरीद लिया से मतलब है कि ये जाके छोटी कंपनी में मर्ज हो गया और इनको मिल गया शेयर मार्केट में एंट्री। ठीक, इसे कहते हैं हम रिवर्स टेक ओवर। इसे क्या कहते हैं? रिवर्स टेक ओवर। आगे चलते हैं। मर्जर, अधिग्रहण करने के फायदे और नुकसान। सबसे पहला फायदा देख लेते हैं। सेल्स और रेवेन्यू में भारी वृद्धि होती है, मार्केट में कब्जा बढ़ता है, कंपटीशन कम हो जाता है, खर्च कम होता है क्योंकि बड़े पैमानों पर काम होने से इकोनॉमी ऑफ स्केल का लाभ मिलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में लेते हैं
डिज्नी ने क्या कर लिया, मार्वल को परचेज कर लिया, मार्वल को खरीद लिया। उसको खरीदने के बाद डिज्नी का सेल बढ़ गया, ठीक, डिज्नी का क्या हो गया, सेल बढ़ गया, और ऐसे करके सुपर हीरो मार्केट में कब्जा हो गया। किसका, डिज्नी का कब्जा हो गया, ठीक। सेल्स और रेवेन्यू में भारी वृद्धि हो गई, मार्केट में कब्जा बढ़ गया इसका, ठीक, कंपटीशन खत्म हो गया। दो थे, एक का कंपटीशन यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक। खर्च कम होता है और बड़े पैमाने पर इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ता है। जब इसको खरीद लिया, दोनों मिल के काम करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था फायदा। अब हम देख लेते हैं नुकसान। कई बार खरीदने वाली कंपनी जोश में आकर बहुत ज़्यादा पैसे दे देती है। कस्टमर के लिए मार्केट में ऑप्शन कम हो जाते हैं। मोनोपोली, नौकरियां जाने, जॉब्स कट का सबसे ज़्यादा डर रहता है। दोनों कंपनियों का काम करने का तरीका और कल्चर अलग होता है, जिससे कर्मचारियों में विवाद हो सकता है। जैसे कि हम बात करें, सन 2016 में क्या आया था, जियो आया था। जब जियो आया था तो क्या हुआ था कि बहुत से जो कस्टमर्स थे वो रोज़ पोर्ट करवाते थे, डेली पोर्ट करवाते थे, इसमें जियो में पोर्ट। फिर उस वक्त क्या हो गई थी, लूट गई थी कंपनियां, बर्बाद हो गई थी कंपनियां, ठीक। तो फिर मार्केट में कितने कॉम्पिटिटर बचे, एयरटेल और आइडिया, और क्या बचा, बीएसएनएल बचा, ठीक। मार्केट में वीआई, ठीक। ये हो गया जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया, ठीक। इसमें क्या हुआ, जोश में कंपनियों ने क्या कर लिया, कोई इसमें घुस गया, कोई कहीं घुस गया, कोई कंपनी को मर्ज कर लिया, ठीक है, कोई अपने अंदर समा लिया, ठीक। इसमें कई लोगों की जॉब भी चली गई, ठीक है, क्योंकि जब सेम कंपनियां जब मिलती हैं तो उसमें जो सेम काम कर रहे होते कर्मचारी हैं, वो तो कंपनी तो सिर्फ एक ही कर्मचारी को सेम सैलरी देगी, ठीक। अगर सेम काम पर दोनों को अलग अलग सैलरी देगी तो कंपनी को घाटा होगा। तो क्या करता है कंपनी, जो सेम काम करता है उसमें से एक कर्मचारी को निकाल देता है। नौकरियां जाने का सबसे ज़्यादा डर, ठीक। दोनों कंपनियों का काम करने का तरीका और कल्चर अलग होता है, जिससे कर्मचारियों में भिड़ंत हो जाती है, ठीक। क्या हो जाता है, जब कल्चर अलग होता है तो कर्मचारियां क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं कि नहीं तुम्हारा मेरा जम नहीं रहा है, तो ये क्या करना चाहिए, हमें आपस में भिड़ जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है, इन सब का नुकसान होता है। और सबसे सस्ता क्या दे रहा है रिचार्ज, बीएसएनएल दे रहा है। सबसे सस्ता रिचार्ज बीएसएनएल दे रहा है। जियो सबसे ज़्यादा महंगा चल रहा है, ये थोड़ी अभी पीछे है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होने लगती है मर्ज होने से, ठीक है। तो ये था, यहीं पर ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। सो लास्ट में थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।